Assalamu alaikum, namaste, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग टू ऑल गिमी टीवी व्यूअर्स। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शगुफ्ता लोधी, आपके साथ एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। और जनाबे वाली, आज आपको मैं लेके जा रही हूँ इंग्लैंड से बाहर, थोड़ा सा और दूर करके ज़रा, तो कहाँ वाला, कनाडा। तो आज हमारे साथ गेस्ट हैं मिसिसागा से, और आप अभी तक कनाडा के किसी गेस्ट से नहीं मिले थे, तो हमें एक बहुत अच्छी शख्सियत ने आज हमारा इस प्रोग्राम में साथ देंगी, जो कि एक नॉवेलिस्ट हैं, स्टोरी राइटर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, टेलीविज़न की एंकर भी हैं, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री के भी प्रोड्यूसर रही हैं। टोरंटो में बहुत सारे उन्होंने काम वहाँ पे भी किए हैं। आजकल वो मिसिसागा हैं, और आज हमारे साथ कनाडा की इवनिंग का टाइम है, हमारा कुछ ज़रा रात का टाइम है। आज वो हमारे साथ हैं। आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं रुबीना फैसल जी। रुबीना, वेलकम वेलकम टू द स्टेज। कैसी हैं थैंक आप? यू सो मच जी। आप बताइए सबसे पहले तो कि कैसा मौसम है उधर मिसिसागा में? मिसिसागा में कम ही निकलते हैं बाहर, लेकिन ये है कि कोरोना की वजह से, मगर अच्छा है, सनी है काफ़ी। टेम्परेचर आज मेरा है 40 है, और शाम बड़ी प्लेजेंट होती है। 5 बज रहे हैं इधर, और तकरीबन 8 बजे थोड़ी ठंडी हवा चलनी शुरू होती है, तो 8 से 9, 9 से 10 बड़ा अच्छा मौसम हो जाता है। तो गर्मी है जी, सारी दुनिया की तरह यहाँ भी। और लॉकडाउन भी है ना? हाँ जी, लॉकडाउन भी है, लेकिन अब चीज़ें खुल रही हैं आहिस्ता-आहिस्ता। थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल हो गया होगा, जैसे इंग्लैंड में भी हो गया। तो जनाब, आपको हम अगेन बहुत खुश-आमदीद मैं कहूँगी। आप हमारे साथ आज शामिल हैं, और टीवी जैसे यहाँ पे इल्मी, अदबी और इस तरह के हम शोज़ करते रहते हैं, तो हम बहुत खुश हैं आज, और गिमी टीवी के व्यूअर्स बहुत खुश हैं कि आज एक हमारे साथ बहुत सारी जहतों की मालिक, एक एम्पावर्ड वुमन, जो कि बहुत सारे, जिन्होंने ज़िंदगी के इतने ज़्यादा चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। तो हम चलते हैं थोड़ा-सा लाहौर की तरफ, क्योंकि आप लाहौर से कनाडा आई, तो पहले आप थोड़ा-सा बताइए कि मैं नहीं बताऊँगी, आप खुद बताएँगी कि आपने कैसे वहाँ से पहले ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद जैसे आपने मास्टर्स किया, तो प्लीज़। जी, मैंने ग्रेजुएशन जो है वो हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया। जी। बीकॉम, उसके बाद फिर चूँकि मेरा ख़्याल है अंदर कहीं कीड़ा था लिटरेचर का, तो मैंने बीकॉम में उससे पहले एफएससी किया था, साइंस सब्जेक्ट्स पढ़े, फिर अकाउंटिंग ऑब्वियसली बीकॉम में होती है। तो लेकिन मुझे ये था समहाउ कि मैं मिसफिट हूँ, तो उन्हीं दिनों मैंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया था, उर्दू लिटरेचर। और ठीक। उसके बाद फिर जो आहिस्ता-आहिस्ता मैंने सोचा कि मुझे, यानी अंदर से एक ऐसी फीलिंग आती थी, जैसे जो भी, जैसे सादत हसन मंटो की पढ़ रहे हैं या कुछ भी, उज़्ज़मा कृष्ण चंद्र को, तो मुझे लगता था जैसे मैं उस टाइम में पैदा मुझे होना चाहिए था, मैं अब क्यों पैदा हुई हूँ। यानी मुझे ठीक। उतना अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी चीज़ें। तो उसी वक़्त मैंने छोटा-मोटा लिखना शुरू किया, लेकिन कॉलेज के कभी मैगज़ीन में छपने नहीं दिया, मगर वहाँ पे 1-2 फ्रेंड्स ऐसे मिले जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व किया लिटरेचर में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश लिटरेचर में क्यों ना चली जाऊँ, मैं क्यों बीकॉम वगैरह करूँ। तो फिर मैंने एफसी कॉलेज और जीसी में अप्लाई किया। मुझे पता था पंजाब यूनिवर्सिटी में तो ज़ाहिर है बीए में आपका मेजर नहीं था लिटरेचर, तो वो नहीं, मुश्किल था। तो मैंने एफसी में भी मुझे ऐसे ही था कि बस पता नहीं होता है एडमिशन या नहीं। और मैंने बीकॉम और एमए के दरमियान जो एडमिशन का टाइम होता है, उसमें फिर मैंने बीए किया, उसमें मैंने ये लिटरेचर पढ़ा, और जर्नलिज़्म पढ़ी, और पर्शियन, पंजाबी ऑप्शनल कुछ ऐसे। तो ये सारे सब्जेक्ट्स मेरे इंटरेस्ट के थे। हर किस्म का लिटरेचर और जर्नलिज़्म। तो वो मैंने मेरा ख़्याल है 20-25 दिनों में पढ़ा, और मैंने इतने नंबर ले लिए कि फिर मेरा एफसी कॉलेज में आराम से एडमिशन हो गया एमए इंग्लिश में। सही। जी, तो फिर वहाँ पे थोड़ी-सी मुझे मायूसी हुई एजुकेशन के सिस्टम के हवाले से, कि जो आपको इंटरेस्ट मेरे थे लिटरेचर में, वो कम होने लग गए। उसकी वजह ये थी कि जब आपको यानी टीचर इंटरेस्टिंग वे में आपको लिटरेचर में इन्वॉल्व नहीं करते। मेरा ख़्याल है कि जो मैंने यहाँ देखा कि अगर किसी को जिस चीज़ का शौक है और पैशन है ना, तो
अकॉर्डिंगली उसकी वो चीज़ बाहर ज़रूर निकलती है। मेरी दबनी शुरू हो गई। मैं वो वाहिद टाइम था जिसने लाइब्रेरी में जाना छोड़ दिया, छोटी-सी लाइब्रेरी एफसी कॉलेज की एक है, चर्च के साथ होती थी। तो जाते थे तो बस वो यही कि नोट्स बनाओ, रट्टे मारो और वो रट्टा सिस्टम और जिस लड़की ने टॉप किया और गोल्ड मेडलिस्ट है, मेरी फ्रेंड थी, लेकिन वो ऐसा रट्टा मारती थी कि उसको एक-एक लफ्ज़ याद होता था। तो मेरा ज़हन ये चीज़ तस्लीम नहीं करता था कि मैं लिटरेचर में रट्टा लगाऊँ। तो मुझे होता था कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स हमें दें, कोई ऐसी असाइनमेंट्स दें जिससे हमारे अंदर जानने की और हम और डिग करें इस चीज़ों को। लेकिन वही वो जी रट्टा मारो और नंबर आएँगे, नहीं मारो तो अब वो पास होने का इश्यू हो जाता था, पास नहीं हुए तो घर वालों से डाँट पड़ी कि जी तुमने पहले अपना करियर तबाह किया, डॉक्टर नहीं बनी, फिर वो नहीं बनी, सीए नहीं किया तो अब ये भी नहीं करोगी, तो फिर वो उस चक्कर में बंदा पढ़ता ही जाता है। तो मीनवाइल फिर के बैंकिंग के कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम्स आए पंजाब बैंक के, मेरा ख़्याल है नवाज़ शरीफ की शायद ये वाहिद क्रेडिट है जो हम उसको दे सकते हैं कि 7 बैच तक मेरा लास्ट बैच था 7th बैच तक टोटली मेरिट पे लोग सिलेक्ट होने हुए। ठीक। फ्रेश ग्रेजुएट्स होते थे और कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम होता था, तो वो मैंने वैसे ही जाके लिख दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पास हो जाऊँगी, लेकिन हो गई और वो ट्रेनिंग वग़ैरह हुई, तो वो पार्ट 1 में मैं थी अभी एमए इंग्लिश के। तो मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं बस एमए इंग्लिश करके क्या करना है, तो अब ये बैंक की जॉब मिल रही है, तो उसको छोड़ो और जॉइन कर लो। तो मैंने बैंक भी खैर जॉइन कर लिया। मुझे तो मैं आगे कर सकती थी, लेकिन मेरी मदर को था कि जॉब्स मिलती नहीं है, तो अब मिल गई है, तो करो। तो मैंने वो जॉइन कर लिया लेकिन साथ ही मैंने कहा कि मैंने मास्टर्स भी कंप्लीट करना है। उधर पंजाब बैंक में ये कर रहे थे बैंकिंग यानी ट्रेनिंग उसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाते थे, वो 2-3 महीने की होती है। उसके बाद साथ ही ये हमने इंग्लिश के पार्ट 2 के पेपर वो एनुअल में नहीं दिए, फिर वो सप्ली में जाके दिए क्योंकि वो भी डिग्री लेनी है। तो डिग्री का बड़ा शौक होता था। तो साथ ही बैंकिंग का भी डिप्लोमा डीआईबीपी होता है स्टेट बैंक का डिप्लोमा बैंकिंग का, वो भी पार्ट 2 कर लिया कि पार्ट 1 किया कि वो भी पंजाब बैंक में इंसेंटिव था कि आप अगर करते हैं तो सिर्फ इंक्रीमेंट्स नहीं लगती थी, वो पूरा आपका ग्रेड ही बढ़ जाता था। जैसे ग्रेड 3 गए थे तो एग्ज़ाम देते ही पार्ट 1 देते ही ग्रेड 2 हो गए। तो वो ग्रेड 2 और फटाफट ही सारा कुछ कर लिया। और मेरा ख़्याल है मैंने बहुत जल्दी कर लिया इसलिए अब मैं रेस्टिंग मोड में आ गई हूँ। रिटायरमेंट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये तो हो गया पाकिस्तान और लाहौर का आपका जर्नी। तो फिर लाहौर से बहुत मजे की बात है ना, देखिए आपने पंजाबी लिटरेचर भी पढ़ लिया, इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ लिया, उसके बाद आपने जर्नलिज्म भी कर लिया, पर्शियन भी पढ़, तो इतना कुछ जो आप करना चाह रही थी वो सब कर लिया। अच्छा, वहां से फिर आप कब फ्लाई की कनाडा के लिए? ये पूरे अगर आप 28 जून को मेरा इंटरव्यू करती तो फिर पूरे 20 साल हमें हो गए थे। अरे! मुझे पता नहीं था वरना मैं 28 जून को कर लेती। जून 2000 में हम आए थे। मेरे तब 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, बड़े जो हैं, फिर जो अब बड़े हैं उस वक़्त छोटे-छोटे थे। तो जी, तो वो 20 साल ऑलमोस्ट हमें हो गए इधर आए हुए कनाडा में। वो मेरा नाम मुशर्रफ ने कू किया था तो उस वक़्त इससे रिलेट करती हूँ मैं हमेशा। अच्छा। चले अब मतलब वहाँ पे वो हो रहा था तो आप उधर से फ्लाई करके आप इस तरफ आ रही थी। अच्छा, फिर आपने तकरीबन कोई 250 एपिसोड्स किए हैं वीकली टेलीविजन प्रोग्राम की जो रावल टीवी से मिसिसागा से टेलीकास्ट हुए, और उसके बाद आपने और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी किए जैसे बहुत सारे इश्यूज जो कि यूजुअली कॉन्फ्लिक्टिंग जो इश्यूज हैं उनके ऊपर भी आपने बात की। तो ये इतनी करेज कहाँ से आ गई? करेज मेरा है ना पैदाइशी होती है और इसको करेज भी नहीं कहते आजकल के ज़माने में सारे डिक्शनरी में रहना चेंज हो गई हुई है, इसको बेवकूफ़ी कहते हैं। तो ये बेवकूफ़ियाँ मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ और डाँटें भी खाती आ रही हूँ। क्लास में भी किसी को ऐसी बात कह देती थी जो नॉर्मल बच्चे नहीं कहते टीचर के सामने। लेकिन अगर लगता था कि ये टीचर ये बात उस वक़्त तो ये कर रहा था, अब ये कर रहा है, तो वो खड़े होके बस बोल देती थी, उसके बाद जो होता था वो देखी जाती थी। तो फैमिली में भी ऐसे ही होता है कि मेरे अब्बू मुझे कल परसों ये बात कर रहे थे कि बस तेनू ऐ नहीं पता चलदा कि कित्थे की बोलना है।
और फिर बोल देती हो बस जो तुम्हें सही लग रहा होता है। तो हुँ, फिर ये करेज इसका ये था कि मुझे था कि कौन बोलेगा? यानी अगर हम नहीं बात करते, एक होता है एक ना फैशन बन जाता है क्राउड का पार्ट। हुँ, जैसे सपोज़ आज हम कहते हैं कि इमरान खान को गाली देना फैशन बन गया हुआ है। उससे हुँ, पहले इमरान खान की फ़ेवर फैशन था। या पाकिस्तान को गाली देना फैशन है। हुँ, कायदे-आज़म को गाली देना फैशन है। यानी जो लोग ये काम करेंगे वो लिबरल्स, पढ़े-लिखे और मॉड स्क्वाड कंसिडर होते हैं। तो हुँ। मैंने यहाँ पर जब टोरंटो आए तो ये एक माहौल था यहाँ पे कि बस पाकिस्तान के खिलाफ ही बात करनी है। उसकी एक्जिस्टेंस के, उसकी बेसिक्स के अच्छा, आपने सॉरी टू कट यू, आपने ये एक्सपीरियंस किया जब आप कनाडा में, जी, तो जी, जी। अच्छा, इस पे हम बात और भी आगे करेंगे। जी, 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 कैरी ऑन। जी। नहीं आप करें क्वेश्चन करें मेरे लिए ईज़ी होगा बल्कि। अच्छा, वो इसलिए कि ये जो आप बात कर रही हैं कि क्या ये ज़रूरी है कि हम दूसरे कंट्रीज़ में आके अपने ही मुल्क की बुराइयाँ करते रहें? क्या जी, वो जी, हम हमारे लिए हम जिस मट्टी से आए हैं, हम जिस भी इस यूरोप में या जिस कंट्री में भी हम रह रहे हैं, जी। इंक्लूडिंग मी, तो क्या हमारा रिश्ता उस मट्टी से, उस मुल्क से खत्म हो जाता है? क्यों ऐसे लोग और ऐसे लोगों को हम लिबरल लोगों का क्यों टैग लगाते हैं? वो किस तरह से लिबरल मतलब सही और गलत की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना एक और बात है। और बात है। जी। लेकिन हुँ, उसमें आप एक कंस्ट्रक्टिव बात करना भी एक अलग बात है। जी, लेकिन उसकी बुराइयाँ ही करते रहना बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारा घर है और जी। हम घर में अपने बच्चों को ठीक ना करें, अपने घर के बड़े जो हैं वो भी कुछ उनसे भी कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो हम उसको आराम से तरीके से बात करते हैं। ये तो नहीं हम करते कि नहीं जी हमारा घर जो खराब है तो हम उसके लिए झंडे लगा के बताना शुरू कर दें पूरी दुनिया को। जी, जी। अनफॉर्चुनेटली जी, 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 अब आपसे मैं अनफॉर्चुनेटली जवाब लेना चाहूँगी। जी। जी, जी, ऐसे ही अनफॉर्चुनेटली हो रहा है इधर भी और काफ़ी जगहों पे भी और सफदर हमदानी साहब के साथ भी दोस्ती की यही वजह थी कि वो प्रो पाकिस्तानी और अपने इस तरह के लोग बहुत कम अब मिलते हैं, जो फ्रंट पे हैं या कुछ क कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नॉर्मली ये लोग पीछे हट गए हैं और मेरी ये टॉक शो करने की वजह तो ख़ैर कुछ स्टार्ट करने की वजह तो कुछ और थी। मैं यहाँ के सोशल इश्यूज़ पे बात करना चाहती थी, जो पाकिस्तानी या हमारी जो साउथ एशियन कम्युनिटी को जो इश्यूज़ हैं उन पे कि वो बात हो। लेकिन वो चलते-चलते ऐसा माहौल बन गया कि हर बंदा यहाँ पे जो भी टॉक शो कर रहा था उन दिनों में, हुँ, वो हुँ। पाकिस्तान के खिलाफ ही बात जाके ख़त्म होती थी। तो वो ज़ाहिर है कि हम भी इसी चीज़ की फ़ेवर में हैं कि ह्यूमन राइट्स तो पहली मेरी प्रायोरिटी होती है। लेकिन मैंने ये देखा कि ह्यूमन राइट्स में भी इन्होंने सेग्रीगेशन की हुई है कि अगर पाकिस्तान में कुछ ऐसी बात होती है, चाहे छोटी-सी, तो उसको बहुत बड़ा इश्यू बना देते थे। हमारे कम्युनिटी चैनल्स भी और फिर कम्युनिटी चैनल से बाहर निकलते-निकलते मेन स्ट्रीम में चली जाती थी, तो वो अजीब ऐसा लगता था कि पाकिस्तान पता नहीं क्या चीज़ है। अ कंट्रास्ट में अगर इंडिया में या किसी और जगह कुछ हो रहा होता था, इवन पैलेस्टाइन में, तो वो लोग खामोश इवन कश्मीर के इश्यू पे। अब कश्मीर से ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहीं हो रही है। तो उसपे तो मुझे ये समझ नहीं आती थी, मेरे बहुत अच्छे-अच्छे दोस्त इंटेलेक्चुअल्स जो अदबी हवाले से दोस्त थे और इसके बाद दोस्तियाँ ख़त्म हो गई, कि मुझे यही नहीं समझ आती थी कि खून का रंग या खून कैसे डिफरेंट हो सकता है। अगर आप बलूचिस्तान में बात कर रहे हैं, अगर आप इस पाकिस्तान के किसी भी जगह पे कुछ भी होता है, माइनॉरिटीज़ का कत्ल हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई भी बात होती है, हम उस पे खुल के बात कर रहे हैं। लेकिन यही बात अगर उससे 10 टाइम्स या 100 टाइम्स ज़्यादा इंडिया में या कहीं और कुछ हो रही है, तो आप उस पे खामोश कैसे हो जाते हैं? तो वो इस इश्यू पे मुझे फिर इख्तलाफ होना शुरू हुआ। फिर मुझे लगा कि एक तो ये कि पाकिस्तान आर्मी को भी गालियाँ देने का एक बहुत फैशन है। वो ठीक है, मैंने खुद प्रोग्राम्स किए हुए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री पे जिसमें 1971, 65 में जो-जो मिस्टेक्स हमारे थी, वो हैं लेकिन अब आप उसके मुकाबले में आप ये तो नहीं कर सकते ना कि आप देखें इंडिया कितनी बड़ी जमहूरियत है, लेकिन आपने ओमपुरी का हशर देखा था, उसने क्या कहा था? उसने सिर्फ ये कहा था ना कि ये अदाकारों को कुछ ना कहो, मेरे लिए पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश सब अदाकार बराबर हैं, मुसलमान को कोई कुछ ना कहे। तो उस इतनी सी बात पे कि जी तुम पाकिस्तान को क्यों वो बेचारे को हार्ट अटैक इन्होंने करवा दिया, पीछा नहीं छोड़ा तो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी जब ये इजाज़त नहीं देती कि उनकी आर्मी को
किसी पे कोई बात करो, हमारे क्या होता है कि कोई चीफ आर्मी स्टाफ उस वक़्त वो जो पाशा साहब थे, वो हामिद मीर साहब उठ पे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। तो उसके बावजूद इतनी लिबर्टी के बावजूद लोग ये कहते थे और फिर ये जो बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं, ये भी खुलेआम इनको हमारे टीवी पे जियो वगैरह पे दिखाया जाता था। तो मैं ये कहती थी कि इतना खुला तो कोई भी नहीं दिखाता, अमेरिका भी ना कभी दिखाए, इतनी बड़ी जमहूरियत है। तो अब फिर आप कैसे कहते हैं कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है और पाकिस्तान में ये हो गया तो वो हो गया। तो इस शोर-शराबा और इस मुनाफ़िकत से मुझे बड़ा वो था और मुझे ये स्टेप स्टेप लेना ही पड़ा। मैं जो है ना कि ये सूट नहीं चीज़ें कर रही थी एज़ अ वुमन और एज़ अ मदर क्योंकि गालियों के मैसेजेस बहुत नीचे देते हैं और इतनी गंदी देते हैं और हमें पता होता है कि अपने ही दोस्त जाली आईडी से दे रहे हैं। लेकिन फिर भी वो बड़ा मुश्किल था। बच्चों को तो हमारों को नहीं पता ना कि ये क्या बात है, वो तो जो नीचे गंद लिख रहे हैं लोग वो कहेंगे कि ये हमारी मदर क्या कर करती फिर रही है। तो वो सारी चीज़ों को करना बहुत मुश्किल था लेकिन मैंने किया, मुझे जो ठीक लगा और तारीख को मैंने सिर्फ़ उस हवाले से नहीं पढ़ा जिससे ये लोग पढ़वाना चाहते थे। मैंने तारीख पाकिस्तान की तारीख को अपने हवाले से पढ़ा। मैंने सिर्फ़ वो राइटर्स नहीं पढ़े जो ये लोग कहते हैं कि पढ़ो। ना मैंने वो मुतालिया पाकिस्तान पे सिर्फ़ डिपेंड किया जो पाकिस्तान में टोटल वन साइडेड है। वो भी गलत करते हैं पाकिस्तान में बैठ के भी हिस्ट्री को जो किल कर रहे हैं, जो ये लोग कर रहे हैं जो उसके लिबरल्स के और स्कॉलर्स बड़े-बड़े उनका जो है ना ये दोनों साइड्स को रख के तो फिर तो करेज जो है वो तो फिर ऑटोमैटिकली खुदा दे देता है जब आप कुछ सोच लेते हैं। जी, बहुत आई रियली सल्यूट यू थैंक ऑनेस्टली आपका ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपने बहुत सारे हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में भी बहुत सारी आपने डिस्कशन उनके बारे में जैसे महात्मा गांधी के बारे में मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जुल्फकार अली भुट्टो साहब के बारे में कार्ल मार्क्स के बारे में नेल्सन मंडेला के बारे में कितना कुछ आपने काम किया जो जी, कि जी, आप क्रेडिट में है तो और आपने गैर जानबदारी से काम सारा जो आप जैसे जी, बता रही हैं आपने अब तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी इसमें कोई शक नहीं ख़वातीन हज़रात मैं ये भी आपको बताती जाऊं कि उन्होंने बहुत सारे शी इज़ अ कॉलमनिस्ट कॉलम भी लिखती हैं और पाकिस्तान के न्यूज़पेपर नवाई वक्त का एक बहुत बड़ा नाम है और वहाँ इन्होंने 300 से ज़्यादा कॉलम्स लिख चुके हैं और मेरा ख्याल है रुबीना आपका फिर आपकी बुक भी आई है इस सिलसिले में? जी, जी, मेरी 4 बुक्स आ चुकी हैं अभी तक। पहली तो कॉलमों की किताब थी रोटी खाती मूर्तियाँ। जी, अ, जी, उसपे सफदर हमदानी साहब का, निगहत साहिबा का था रिव्यू भी था। तो अच्छा, वो जी एज़ाज़ की बात है। उसके बाद जो है वो दूसरी फिर अफ़सानों की किताब आई, ख्वाब से लिपटी कहानियाँ। अब उसमें मैंने वो अफ़साने लिखे, कई दफ़ा ये होता है कि आप कॉलम में भी बात कर देते हैं, लेकिन आपको ये होता है कि वो बात ज़रा ज़्यादा और आगे जाए। उसमें अब जैसे हलाला जैसे मौज़ू पे मैंने कॉलम लिखा, अच्छा। जिसकी जी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है। हुँ, कॉलम पहले लिखा, फिर मैंने उसको अफ़साना लिखा और वो रियल स्टोरी बेस्ड है। यहाँ मिसाका में प्रैक्टिस हो रही थी। तो जब अच्छा। मैंने कॉलम लिखा तो लोगों ने क्वेश्चन किए फेसबुक पे मुझे, मिसाका के लोगों ने कहा कि जी आप मौलवी का नाम बताएँ हुँ, और मैंने कहा मिसागा में रहने वालों को तो पता है, हर एक को पता है। और दूसरी बात है कि या तो वो जो केस लोग होते हैं जो विक्टिम होते हैं मियाँ-बीवी, वो इस हुँ, चीज़ को हाइड करना चाहते हैं। तो हुँ, हम इस चीज़ को अगर मैं ओपन कर देती हूँ, तो वो मेरे पीछे आकर क्यों नहीं खड़ा होगा? तो मैं पागल हूँ। तो हुँ, यानी बेवकूफ़ हूँ लेकिन पागल नहीं हूँ। तो मुझे लगा कि यानी आप अपनी बात को आप खुद ही और उर्दू पे कॉलम है, तो आप कैसे हुँ, कह रहे हैं कि जी हम इस्लाम को बदनाम करें? इस्लाम का तो ताल्लुक ही नहीं है इस चीज़ से। इस्लाम को तो मिसयूज़ वो लोग कर रहे हैं जिनको मैं एक्सपोज़ कर रही हूँ और हम ये कैसे कह देते हैं कि एक मौलवी साहब जो हैं या एक मस्जिद जो है, वो पूरा इस्लाम है। वो हुँ, मौलवी भी उस तरह एक गलत प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे एक हुँ, डॉक्टर कर सकता है। तो अगर कोई ऐसे डॉक्टर को हम एक्सपोज़ करेंगे, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि पूरा मेडिकल प्रोफ़ेशन खराब है। तो ये एग्ज़ैक्टली बात मैंने नहीं मैं पीछे हटी, मुझे यहाँ पे कहा मैंने उसका स्टेज अफ़साना लिखा, फिर उस अफ़साने का थोड़ा-सा स्टेज प्ले हमने इधर किया और वो भी पाकिस्तान में यहाँ पे एक एरिया है थॉर्नक्लिफ़, उसको इस्लामी जमहूरिया थॉर्नक्लिफ़ कहते हैं, यानी ज़्यादा वहाँ पाकिस्तानी इतने हैं कि वो उसका नाम ही ये पड़ा हुआ है। उधर हुँ, वहाँ के कम्युनिटी हॉल में जाकर हमने मैंने ये स्टेज ड्रामा करवाया था बुक लॉन्च के साथ ही। तो मुझे अच्छा, कहा कि जी ये मौलवी जो हैं ये आके आपको
तंग करेंगे और इस तरह के। मैंने कहा मैं उनके क्वेश्चंस के जवाब दूंगी, वो अगर वो बोलना चाहेंगे तो मैं मुझसे बात करें वो। तो ये होता है बजाय इसके कि मैं अब इस अफसाने को यहाँ की मेन स्ट्रीम में, मैं राइटर का ग्रुप है वहां पर मैं कभी कभार जाती थी, तो एक मैंने ट्रांसलेशन करके थोड़ा सा मैंने ब्रीफिंग ही दिया कि इसमें ये है। वो भी एक फ्रेंड ने कहा कि इसने ये अफसाना लिखा है तो ये आपको बताएंगी, तो वो मैंने बता दिया, लेकिन वो बड़े एग्रेसिवली उसको ट्रांसलेट करना चाह रहे थे और उसको करना चाह रहे थे। मैंने उस पर नहीं उनसे बात की, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि मेन स्ट्रीम में इसको ये कहा जाए कि ये इस्लाम है, ये बदनामी है ना इस्लाम की। तो ये हमारे यहाँ पर अक्सर लोग जिनको इस बात के पैसे मिलते हैं, वो इस्लाम की इस तरह की चीजें जो मौलवी की मेल प्रैक्टिसेस हैं, वो इस्लाम बना के मेन स्ट्रीम में अपने लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये आप ऑथेंटिसिटी से बात कर रही हैं कि वाकई? जी, यहाँ पे वो नाम सबको ही पता है, 2-3 नाम है, काफी मशहूर है, पूरी दुनिया में उनका तो पता है। फिर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता? आप देखें कि एक्शन अपनी पाकिस्तानी जो मुसलमान कम्युनिटी है वो थोड़ा बहुत ये अपने तौर पे उनको करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात ये होती है कि उनको इस चीज के भी पैसे मिलते हैं। अगर हम उनके बॉल पे जाके उनको अपोज करते हैं या उनको गालियां निकालते हैं, जैसे लोगों ने यहाँ पे रोक के उनकी गाड़ी पे पत्थर बरसाए, तो ये भी उनकी शोहरत हो जाती है। और वो इस बात के भी दूसरे बंदों से, लोगों से पैसे ही लेते होंगे कि जी ये देखें जी, हम तो हम इतना इनको हमने गुस्सा दिला दिया या प्रोवोक कर दिया है, ओके, कामयाब है। आई गॉट इट। हाँ, तो वो भी इसलिए उनका नाम ये बगैर कि उनको पैरेलल आप काम करते जाएँ, वो ज़्यादा बेहतर है। तो पैरेलल काम ये है, मैंने उनसे मेरी डायरेक्टली बात एक खातून है उनसे हुई, तो मैंने कहा कि जो आप ये पाकिस्तान में किसी छोटे से गाँव में मौलवी ने ये कह दिया कि जी फलाँ-फलाँ सब्जियाँ या फल जो हैं वो औरतों को पकड़ने मना है क्योंकि इनकी शबीह अज़ा से मिलती है। तो मैंने कहा ये बात पाकिस्तान के किसी बहुत थर्ड क्लास मौलवी ने वहाँ बैठ के किसी गाँव में की है। आप फिर उसमें मेन स्ट्रीम में जाके इंग्लिश में इंटरव्यू दे रही हैं उस बात की। बजाए इसकी आप में ये करेज होनी चाहिए जैसे मैंने किया, मुझे हलाला पे एतराज़ है, बड़ा सख्त एतराज़ है, तो मैंने मौलवियों की गढ़ में जाके प्रोग्राम किया, उनसे बात की, उनको कन्वे किया, अपनी कम्युनिटी को मैसेज देने की कोशिश की कि ये चीज़ गलत प्रैक्टिस है, ये ऐसे नहीं आप इस्तेमाल हो। तो वो आप आपको लगता है कि इस्लाम में ये चीज़ें मिसयूज़ हो रही हैं, तो आप उन मौलवियों के दरमियान में जाके बात करें। आप अपनी कम्युनिटी को टीच करें, बजाय इसके कि आप ये तो पैसा कमाने का शॉर्टकट है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, तो वो अफ़सानों की किताब थी, उसमें और भी इस तरह के काफ़ी अफ़साने, अभी जो मेरी रिसेंट किताब आई है, गुमशुदा साए, उसमें मैंने फिर वो जो पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के नाम पे गलत काम हो रहा है, उस पे एक अफ़साना लिखा। यानी ये नहीं कि सोशल इश्यूज़ पे मैं मज़हब के नाम पे जो एक्सप्लॉइटेशन है, उसको भी एक्सपोज़ करना, वो भी मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एक जिहाद हो, ये जिहाद है कि आप गलत प्रैक्टिस। ये आप इस तरह से जहाद बिल कल्म कर रही हैं। जी। कल्म के ज़रिए जी, जहाद जिहाद तो यही है ना, आज के दौर में यही जिहाद है ना कि आप गलत को गलत कहें। आप बजाय डर के या कुछ करें। मैंने जब ये ब्लास्फेमी पे प्रोग्राम भी किया था, तो मुझे अक्सर लोगों ने कहा कि पाकिस्तान जाएँगी तो ये मसला होगा, वो मसला होगा। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में अब ये हलाला वाला जो अफ़साना है, ये अभी ये जो मैंने लिखा है, एक और कलीसा मेरे आगे, उसमें भी जो मौलवी मस्जिदों के नाम पे गलत फंड्स ले लेते हैं। फिर इस तरह के कई टॉपिक्स, लेकिन मुझे इतनी हैरत हुई कि पाकिस्तान में इसको बड़ा वेल रिसीव्ड किया गया। कोई ये नहीं, कॉलेजेस में भी बुक लॉन्चेस हुई, जीसी कॉलेज में और 1-2 और में, और ये लाइब्रेरीज़ में हुई और घरों में हुई, छोटी-छोटी महफ़िलों में लोगों ने किताब इंट्रोड्यूस करवाई। पढ़ी लोगों ने, अफ़साने देखे, स्टूडेंट्स ने देखे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि वो ये क्या, सबने कहा कि वो अच्छा हाँ, ये गलत हो रहा है, ये आपने बहुत अच्छा किया लिख के। यानी अभी ये नहीं हम कह सकते, इवन पाकिस्तान में ज़्यादा मुझे बेहतर टॉलरेंस नज़र आई बजाए यहाँ की। यहाँ पे तो लोग जो ज़्यादा लिबरल बनते हैं, आप उनके एतकाद के खिलाफ इधर से उधर तो बात करके देखें। वो आपको इतनी गंदी-गंदी गालियाँ देंगे और फिर कहते हैं जी वो बुनियाद परस्त मौलवी गलत हैं। वो तो गलत है ही, वो तो पढ़े हुए नहीं है ना, उनको तो आप, लेकिन आप पढ़ लिख के आप क्या कर रहे हैं? तो ये 2 एक्सट्रीम्स के दरमियान में चलना, इट्स रियली हार्ड। बहुत, बहुत बड़ी बात है। आप बहुत एम्पावर्ड लेडी हैं। 2 आपने खुद ही बात बड़ी खूबसूरत बात कर दी कि 2 एक्सट्रीम्स के दरमियान में चलना।
जी, देखिए, असल तो यही बात है, एक एक्सट्रीम है, दूसरी एक्सट्रीम है, आप अपना बीच में से रास्ता बनाते जाएँ और निकलते जाएँ जी, और जो अपनी सही पॉज़िटिव अपना एक कंट्रीब्यूशन जो है वो करते रहें। जी, बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करके रुबीना, हम जी, काफ़ी इम्प्रेस्ड कि आपने जिस तरीके से आप काम कर रही हैं और ये भी एक बहुत अच्छी बात आपसे मुझे मिली और हमारे व्यूअर्स को भी मिली कि आपको पाकिस्तान में इसका एक बहुत पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिला आपके अफ़सानों के हवाले से। जी, जी, इसका मतलब है कि अवेयरनेस हो रही है और जी, मकसद तो हमारा अवेयरनेस ही अपने नए बच्चों को या एक सही बात ही बताना है ना, जी, उसमें मकसद नहीं है कि हम कोई किसी किस्म का पैसे जी, लेके कोई एजेंडा पूरा करें, तो ये तो हर बंदा अपना लिए खुद ही जवाबदेह होगा। हाँ बिकॉज़ जी, आई डू बिलीव कि इसी दुनिया में मुकाफ़ात अमल होता है। आप जो करेंगे वही आपको दैट विल कम बैक टू यू। जी, जी, बंदा कुछ भी करे। जी। अच्छा आप कितना लगाव है आपको शायरी के साथ? ये तो बताइए ज़रा? शायरी के साथ मुझे इतना लगाव नहीं है। मैं अच्छा। ज़रा नस्री टाइप का बंदा हूँ, मेरे से नज़्में भी मैंने नस्री ही लिखी हैं, वो जो मेरी किताब भी आई, ऐसा ज़रूरी तो नहीं, उसके पीछे भी एक रीज़न थी। हुँ, हुँ। उन दिनों मैं खुद एक ट्रॉमा से गुज़र रही थी, सिस्टर की डेथ और ये वो, और मुझसे लिखा नहीं कुछ जा रहा था सही ओह! तरह। आई एम सो सॉरी टू हियर जी, जी। और मेरा यानी वो जिसको मैंने सुना ही था कि लोग डिप्रेस होते हैं, कभी अपने ऊपर ये चीज़ मैंने देखी नहीं थी, क्योंकि मैं लाइफ़ में बड़े अप्स एंड डाउन देखे हैं, लेकिन ये है कि कभी मुझे ये नहीं पता था कि इंसान कभी बिल्कुल एक वेजिटेबल भी बन सकता है। तो हाँ। मेरे पे कुछ जब ये कैफ़ियत आई और मुझे लगा, तो उसमें फिर ये होता था कि मैंने ये उसको भी मैंने प्रोडक्टिव साइड पे ले जाने की कोशिश की। हुँ, मैंने डिप्रेशन की एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का सोचा कि साउथ एशियन वुमेन जो इधर आती हैं, और ख़ास करके पाकिस्तान में, एक तो कल्चरल डिफरेंस होता है, दूसरा यहाँ की अपनी, यहाँ पे आके बाहर आप और माहौल देखते हैं, घरों के अंदर आपका माहौल सेम वही होता है। तो वो जो 2 कश्तियों में फँसती हैं ना औरतें, उनका हुँ, बड़ा बुरा हाल होता है। उसके ऊपर कोई ऐसी कोई ट्रेजेडी हो जाए जो बिल्कुल ट्रिगर कर जाती है, और वो आप, और हुँ, अक्सर मैंने देखा था कि औरतें जो है ना यहाँ पे सुनती थी कि जी डिप्रेशन की गोलियाँ ले रही हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हुँ, तो मैंने सोचा कि इसको ज़रा और डिग करके देखते हैं कि ये हुँ, अब मुझे अब फ़ील हो रही है, खुद मुझ पे उतर रही है, तो ये है क्या बाकी, और ये हुँ। नहीं, वो कहते हैं ना, खुद पे पड़े तो फिर दूसरों का ज़्यादा एहसास होता है। तो फिर बिल्कुल सही। मैंने इस पे कुछ 4-5 केस ढूँढे, इंडियन और पाकिस्तानी ख़वातीन के। हुँ, ऑलमोस्ट सेम बैकग्राउंड है, बल्कि बांग्लादेश की भी खातून थी। मगर हुँ, उनका ये था कि कोई भी फ्रंट पे आके स्टोरी देने को तैयार नहीं था, वो स्टोरी सुना देती थी मुझे, लेकिन वो उसको वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए वो नहीं इतनी कॉन्फिडेंट थी, कि बड़ी-बड़ी मॉड स्क्वाड लड़कियाँ थीं, और उनको ये था कि वो डिप्रेशन में और वो ट्रॉमा में डिफरेंट चीज़ें, जो एक तो ये कि वो सेक्सुअल अब्यूज़ का मुझे पता चला कि औरतें बहुत ज़्यादा होती हैं और वो बोलती नहीं हैं, और ख़ास करके उन सब केसेज़ में जो एक कॉमन फैक्टर था, वो ये था कि बचपन में किसी अपने ने ही सेक्सुअल अब्यूज़ किया हुआ था। तो इस तरह की बातें, फिर ये कि फिर धोखा उनकी ज़िंदगियों में था बहुत, किसी मर्द ने छोड़ दिया, और ख़ास करके ऐसे ऐसे स्टोरी के जी, एक वक़्त में मंगेतर उनको भी मैसेज कर रहा है और उसी वक़्त में शादी भी करके रखी हुई है। यानी आदमियों की वो चीज़ें भी सामने नज़र आईं, जो हुँ, तो मैं उस वक़्त लिख नहीं सक रही थी स्टोरीज़, तो मैंने, यानी मेरे अंदर इतनी तवानाई नहीं थी, तो लेकिन रात को ये सब बातें मेरे दिमाग में रहती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। तो हुँ, फिर मैंने ये छोटी-छोटी नज़्में, ये जो ऐसा ज़रूरी तो नहीं, मेरी नस्री नज़्मों की किताब है ना, इसमें वो जितनी भी नज़्में हैं, वो बेसिकली स्टोरीज़ हैं। नॉर्मली तो लोग शायरी करते हैं ना, जो खुद उन पे उतरती है, जो उन पे बीती हो ज़्यादा। तो ये मैंने एक किस्म की कहानी, दूसरों की कहानियों को नज़्मी न उसमें नस्री नज़्म में समोने की कोशिश की, और वो ऐसे बस ज़हन में आ जाती थी। हालाँकि बिल्कुल छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मगर मैंने लिख दी, उसका मुझे पता लेकिन है। बहुत अच्छी हैं, मैंने सारी पढ़ी हैं आपकी। अच्छा, अच्छा। आप उसमें से कोई सुनाए ना, कोई, कोई मैं सुनाए क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लगेगा ना कि आपकी लिखी हुई चीज़ हम आपके ही ज़बानी सुने तो। जी, मैं चले ये जो सफ़ा खोला है, इसी में जो भी नज़्म सामने आई है ये जी, सुनाती जी, हूँ। इरशाद, इरशाद। नामुकम्मल तख़्लीक़ात, हुँ, दिल में उतरी हुई वो बातें, जो आँसुओं में ढलकर मोतियों की सूरत, आँखों में बसेरा तो कर गई, मगर होंठों ने उन्हें कभी अदा ना किया। वो नग़्मे जो कागज़ों पर बिखेर तो दिए गए, मगर उन्हें किसी धुन में समोया ना गया।
वाह! वो गज़ल जिसे शुरू तो कर दिया गया, मगर शायर से जिसका मक्ता कभी कहा ना गया। वाह! वो बच्चा जो माँ के रहम में ठहर तो गया, मगर कभी मुकम्मल ना हुआ और अबॉर्टेड चाइल्ड कहलाया। वाह! पाँव के बगैर गज़ल, सर कटी कहानी और अधूरी नज़्म, गैर मतबूआ किताब, आधा गीत और नामुकम्मल बच्चा। तकमील की तरफ जाती ये सब तख्लीक़ात, काफ़िले से बिछड़कर पहले गुमशुदा होती हैं और फिर मर जाती हैं। तो क्या ये सब ताकत के बगैर, कीमत के बगैर, बस यूं ही बिला मकसद मुंह उठाए दुनिया में आने की कोशिश करती हैं? वाह! वाह, वाह! थैंक यू। वाह, वाह! बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रुबीना, आपको पता है नस्री नज़्म तो आजकल बहुत, अभी नज़्म के साथ नस्री नज़्म जो है, ये आजकल तो यूथ में ये बहुत पॉपुलर है। बहुत हाँ बहुत जी, खास करके इंडियंस में बहुत है यहाँ पे जो इंग्लिश में तो ब्लैंक वर्स का बहुत हाँ ज़्यादा जी, ट्रेंड है। बहुत ज़्यादा था पहले बल्कि तो। हुँ, किताबें इनकी कुछ ख़वातीन की छपी हैं, उन्होंने मिलियन बिलियन का बिज़नेस करती हैं यहाँ पे, हाँ यही जी। ब्लैक वर्स में। लेकिन अभी पाकिस्तान में वो गज़ल पे ही ज़्यादा, जो गज़ल कहे वही शायर होता है। नहीं, लेकिन अभी चल पड़ा है, बहुत ट्रेंड है, बहुत हाँ ट्रेंड। जी, अब हाँ, लोग समझते हैं इसको। हाँ जी। जी। हाँ, मैंने बल्कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक बहुत यंग नौजवान जो हैं वो सोलिसिटर हैं, वो भी बहुत अच्छी नस्री हुँ, नज़्म कहते हैं, हुँ, 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 मुज़म्मिल मुख्तार, तो वो उनका भी बहुत है, पाकिस्तान में भी बहुत कहते हैं, इंग्लैंड में भी हुँ, बहुत अच्छी नस्री हुँ, नज़्म। हुँ, हुँ, तो जनाबी वाला टाइम हमारे पास रह गया लास्ट मिनट, जी। और आपका बहुत मज़ा आया है। कितनी आपने सच्ची बातें की और कितने बोल्ड सब्जेक्ट पे आपने काम भी किया है, और जी, आप इसी तरह काम करती रहें। आपने जी, बिल्कुल, जितनी आप ज़रूरतमंद हैं, ऐसे ही ज़रूरतमंद आपने आगे भी रहना है। जी, अगर बहुत शुक्रिया। ये आप और काम कर लें तो गिमी टीवी एक मरतबा फिर आपको बुलाएगा, आपके और हुँ, काम की वजह से। जी, तो आप कोई मैं मैसेज नॉवल लिख रही हूँ। कोई मैसेज देना चाहें रुबीना जी, इस प्लेटफ़ॉर्म से? जी, अभी मैं वही कह रही थी आपसे कि अभी मैं नॉवल लिख रही हूँ, जब वो कंप्लीट होगा तो फिर वो उस पे भी मैं बात श्योर, करूँगी। वो पक्का, भी वादा, डिफरेंट नॉवल वादा। है। जी। बिल्कुल वादा। जी, मैसेज यही है कि बस क्राउड के पीछे लग के तो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं अपना बनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बुक्स को बहुत पढ़ें, हिस्ट्री की पढ़ें, मतलब अपना शौक इंसान को पता होना चाहिए कि मुझे क्या शौक है। तो हमारे ये हो रहा है कि व्हाट्सएप के मैसेजेस और वो छोटे-छोटे वो जो मीम्स आ जाते हैं, उसको ही एजुकेशन आजकल समझा जा रहा है। तो आप बुक्स पढ़ें और अपनी राय खुद रखें, गलत है, सही है, वो वक़्त आपको साबित करेगा। आपने किसी के पीछे लग के हजूम का हिस्सा नहीं बनना होता। तो वो लोग परेशानियाँ बहुत उठाते हैं, चाहे फैमिली में हो, फैमिली में भी आपको पता है अगर जो बंदा फैमिली पॉलिटिक्स से लड़ लेता है, वो दुनिया की किसी भी पॉलिटिक्स से लड़ लेता है। तो फैमिली के लोगों के लिए भी मैसेज है जो ख़वातीन फैमिली के अंदर हैं कि अगर आपको बात ठीक लग रही है और आपको पता है कि 4 लोग इसके खिलाफ भी हैं, आप तरीके से, बदतमीज़ी की ज़रूरत नहीं है, अपनी बात पे कायम आप रहें। तो वक़्त साबित कर देता है, और बस ये मैं तो ये कहती हूँ जो आपका अपना सच है, उसको उसकी तलाश करें, उसको किताबों में ढूँढें, उसको माहौल में ढूँढें, अपने अंदर ढूँढें। किसी और से ना अपनी ज़ात को कंपेयर करें, ना किसी के हालात से कंपेयर करें। आप हैं और आपको अपना सच खुद ही ढूँढना है। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। सो मच रुबीना। थैंक आपने यू फॉर इतना इनवाइटिंग। अच्छा पैगाम दिया है, और यही पैगाम आज गिमी टीवी से जाएगा कि वाक़ई क्राउड के साथ चलना बहुत आसान काम है। भेड़-चाल बनना बहुत आसान काम है। लेकिन मुश्किल रास्ता और सच्चा जो रास्ता होता है ना, अल्टीमेट वही असल रास्ता होता है। और आपने जिस तरह से ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए, और मैं क्योंकि हम 2 ख़वातीन बैठी हैं, जी, तो मैं बहुत आपकी थैंकफुल हूँ। ये आपका मेरी भी बहुत आपकी शुक्रिया। बहुत शुक्रगुज़ार है, और हमें एक अच्छा और दोस्त मिल गई, एक अच्छा जी, साथी मिल गई, और मुझे हमारे बहुत अच्छा लगा आपसे, और सफदर हमदानी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने आपसे मिलवाया। उस्ताद जो होते हैं ना, वो अच्छे शागिर्द दुनिया में जहाँ-जहाँ बिखरे पड़े हैं ना, उनको जी, मिला जी।
जोड़ने का ही काम करते हैं। आजकल आपको आखिरी बात याद दूँ, ये भी एक बड़ी बात होती है कि कोई किसी को किसी से अच्छे रेफरेंस में मिलवाता भी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आपने एक और सच्ची बात कर दी, और जी। लोगों के अच्छे या बड़े कदावर शख्सियत होने का मायार ही यहाँ से पता चलता है कि एग्ज़ैक्टली। कौन आपको किस तरह से मिलाता है। हुँ। तो इंशाल्लाह हम आप जिस तरह से मिले हैं, इसी तरह ये कारवां चलता रहेगा, और हम अपने वतन के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, जहाँ हम रह रहे हैं, ये भी हमारा मुल्क है, जहाँ हमारे बच्चों ने पैदा हुए, जहाँ इन मुल्कों के लिए भी हम जी। एक अपनी एक सोच लेके, सच की सोच लेके उसी तरह काम करते रहेंगे, और इन सोसाइटीज़ में भी कंट्रीब्यूट करेंगे, और अपने वतन की मिट्टी के साथ भी अपनी पूरा खलूस और सिंसेरिटी रखेंगे। थैंक यू थैंक सो मच। यू। थैंक यू। लव यू लॉट्स। थैंक यू।